हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 दिसंबर 2024 का डेली करंट अफेयर्स। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट था आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाजे से। फर्स्ट टॉपिक बात करता है रेमिटेंसेस का। रेमिटेंसेस का नाम आप बहुत बार सुनते हो। रेमिटेंसेस को लेके लेटेस्ट डेटा है अपने पास। रेमिटेंस आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। टॉपिक 2 इज अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग लास्ट 7-8 ईयर से काफी ज्यादा न्यूज में है। इंडिया ने क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए मिशन भी स्टार्ट किया हुआ है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जो साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड टॉपिक इज रिगार्डिंग इलेक्शन। कमीशन ने इलेक्शन का थोड़ा रूल अमेंड किया है जिससे कि अपोजिशन पार्टीज और बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट जो हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हम बोल सकते हैं, वो लोग नाराज चल रहे हैं। वो क्यों नाराज चल रहे हैं, क्या अमेंडमेंट हुआ है, वो हम समझते हैं। जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिहाजे से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ऑल्सो ऑल 3 टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्योंकि कई बार डेटा ओरिएंटेड टॉपिक्स भी पूछ दिया जाता है। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया गॉट 14.3% ऑफ द ग्लोबल रेमिटेंसेस। रेमिटेंस क्या होता है कि अगर इंडिया वाले बाहर कहीं काम कर रहे हैं और बाहर से पैसा इंडिया भेजते हैं, अर्न करके इंडियन अपने घर हाउस होल्ड में भेजते हैं, घर पे भेजते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस बोलते हैं। और पूरे वर्ल्ड में जितना रेमिटेंस जा रहा है किसी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसका 14.3% जो शेयर है वो इंडिया के पास ही है, जो कि हाईएस्ट एवर है। 14.3% जो कि काफी ज्यादा है। अगर हम 2024 का बात करें तो इंडिया ने हाईएस्ट $129.1 बिलियन के अबाउट रेमिटेंसेस रिसीव किया है। इसके पहले $100 बिलियन तक हम आराम से पहुंच रहे थे, बट अभी 130 अचानक से $30 बिलियन ज्यादा रेमिटेंस हमने इस साल अचीव किया है इस सिंगल ईयर में। तो दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। इंडिया शेयर इन ग्लोबल रेमिटेंस 14.3% है ही। और ये डेटा जो है रिसेंट एक आर्टिकल आया है वर्ल्ड बैंक का, उसके बेस पे है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि डेटा के साथ प्रीलिम्स में आपको वर्ल्ड बैंक का भी नाम यूज किया जा सकता है। रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंसेस रेफर टू मनी सेंट बाय इंडिविजुअल्स वर्किंग अब्रॉड टू सपोर्ट देयर फैमिलीज इन देयर होम कंट्री। बहुत ही बेसिक सा रेमिटेंसेस का डेफिनेशन है जो आपको पता होना ही चाहिए। रेमिटेंसेस इंडिया के अलावा और किस किस कंट्री ने लिया हुआ है? तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहीं पे रेमिटेंसेस ज़्यादा आते हैं। डेवलपिंग कंट्री वाले ही लोग होंगे जो अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में काम करने के लिए गए हुए हैं और वहां से पैसा अर्न करके अपनी होम कंट्री में वो लोग भेजते हैं। तो इंडिया के अलावा मैक्सिको जो है वो बिल्कुल यूएस बॉर्डर के पास लगता है और सेंट्रल अमेरिका और यूएस मैक्सिको काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो मैक्सिको, चाइना वाले लोग भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे पूरा यूएस वगैरह में। तो ये लोग भी सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस के। ये ऑर्डर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अदर कंट्रीज टॉप 10 में फिलीपींस, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश। देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश कैसी कंट्रीज हैं? ऑब्वियसली डेवलपिंग नेशन है। ग्वाटेमाला है ना। अब देखोगे तो इसमें फ्रांस और जर्मनी जैसा डेवलप्ड कंट्री भी आएगा, बट दैट इज ओके। हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या बोलता है? चाइना और इंडिया को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो चाइना के बारे में हम बोलो, ग्रीव फ्रॉम लेस देन 1% इन द अर्ली 2000 टू ओवर 10% बाय लेट 2000। 10 साल में ही चाइना लेस देन 1% से ओवर 10% तक रेमिटेंसेज चाइना का ग्रो हो गया। डिक्लाइंड बिलो 10% इन द लेट 2010। जैसे जैसे चाइना डेवलप करने लगा उसका रेमिटेंस डिक्लाइन करने लगा क्योंकि चाइना वाले वापस अपने होम कंट्रीज में आने लगे और चाइना को ओवरऑल खुद का इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। कॉज क्या रहा? पहले रेमिटेंसेस बढ़ा चाइना में, फिर घट गया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाइना में बहुत ज्यादा आई। इंडिया मेंटेन्ड अ मोर देन 10% शेयर फॉर मोस्ट ईयर्स इन 2000 से हम लोग 10% से ज्यादा शेयर मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, जहां तक रेमिटेंसेस की बात है वहां तक। क्या ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है? ऐसा भी नहीं है। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपालीज लोग पूरे वर्ल्ड में है ना, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, गल्फ कंट्रीज में भी, यूएस में भी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा गए हुए हैं और उनके जीडीपी का 25% के आसपास तो उनका रेमिटेंस ही होता है। वैसे ही और भी कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान, निकारागुआ, लेबनान, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है।
इंडिया में जो भी रेमिटेंस आता है वो कितना परसेंट फॉर्म करता है? 3.3% ऑफ द जीडीपी फॉर्म करता है। ये सब डेटा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो फर्स्ट पेज पे था, वो मैंने आपको समझा दिया। रोल ऑफ रेमिटेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। रेमिटेंस जो है, पैसा बाहर से आता है, एक तरह से फॉरेक्स रिजर्व भी उससे इंप्रूव होता है। अगर हम डोमेस्टिक कंट्रीज का बात बोलते हैं तो वो भी इंप्रूव होता है। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, पिछले कुछ सालों में वहां पे एफडीआई जो है, फॉरेन से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, या ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, बड़ी कंट्रीज जो उनको डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस देती हैं, उनसे ज्यादा तो वो लोग रेमिटेंसेज अचीव कर रहे हैं। जहां तक रेमिटेंसेज 57% बढ़ा है 14 से 24 लास्ट 10 साल में, तो एफडीआई 41% घटा है। मतलब बाहर से कोई डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट जो कर रहा था वो कम हुआ है, बट यहाँ वाले जो दूसरी कंट्री में कमाने गए और कमा के जो भेज रहे हैं वो ज्यादा हुआ है। तो ये है रेमिटेंसेस का खेल। टॉपिक नंबर 2 इज क्वांटम कंप्यूटिंग। कंप्यूट करना समझते हो, कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना, है ना। तो एक हो गया आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग, एक हो गया क्वांटम कंप्यूटिंग। डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग 0 और 1 को यूज करता है, किसी 1 को एक बार यूज करेगा, या तो 0 को यूज करेगा या तो 1 को यूज करेगा। 0 और 1 को यूज करता है और ऐसे कंप्यूट करता है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग, इसको बिट्स बोलते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग 0 और 1 दोनों को एक साथ यूज कर सकता है, इनके कॉम्बिनेशंस को एक साथ यूज कर सकता है। 0 1 1 0, है ना, 1 1, ऐसे करके कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकता है। तो जब कोई एक डिजिट यूज होगा 0 या 1, तो एक दूसरे में इंटेंगल नहीं होंगे, सुपर इंपोज नहीं होंगे। बट जब दोनों डिजिट एक साथ यूज हो सकते हैं 0 एंड 1, तो क्या हो जाएंगे? एक साथ इंटेंगल हो सकते हैं, एक साथ सुपर इंपोज हो सकते हैं, है ना, एक के ऊपर एक आ सकते हैं। तो यही चीज कहां पे है? क्वांटम कंप्यूटिंग में। उसको हम बोलते हैं क्यूबिट्स। 0 और 1 को एक साथ साइमल्टेनियसली यूज करा सकता है कौन? क्वांटम कंप्यूटिंग। अगर सिर्फ 0 और 1 में एक ही चीज यूज करेंगे तो ऑब्वियसली स्पीड और कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? स्लो। और अगर एक साथ हम यूज कर पा रहे हैं तो स्पीड, कैलकुलेशन, एवरीथिंग क्या हो जाता है? परफॉर्मेंस वगैरह फास्ट हो जाता है। किसमें? क्वांटम कंप्यूटिंग में ये फास्ट हो जाता है। तो ये है क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना, जहां पे क्यूबिट्स यूज होता है और 0 और 1 को दोनों को एक साथ यूज किया जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड होता है। 1982 में कॉन्सेप्ट को रिचर्ड फेनमैन, जो बहुत बड़े फिजिशियन है, फिजिसिस्ट है, उन्होंने इसको प्रपोज किया हुआ था। क्लासिकल कंप्यूटर्स बिट्स को यूज करता है, क्वांटम कंप्यूटर्स क्यू बिट्स को यूज करता है ना। 0 और 1 के स्टेट को एक साथ यूज कर सकता है, सुपरपोजिशन को भी यूज कर सकता है, जबकि बिट्स में 0 और 1 में से कोई एक ही यूज हो रहा है। सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट समझ गए? इंटेंगल मतलब एक दूसरे में फंस जाना, सुपरपोजिशन मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना। सुपरपोजिशन का एग्जांपल क्या होगा? एक स्पिन करता हुआ कॉइन है, स्पिन करता हुआ कॉइन है तो हेड भी दिखेगा, टेल भी दिखेगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल सब आपको दिखता रहेगा। वो क्या है? सुपरपोजिशन। इंटेंगलमेंट क्या है? अगर आप एक ग्लोब्स का बक्सा ढूंढ रहे हो, उसमें से एक लेफ्ट ग्लोब मिला, मतलब बचा हुआ क्या होगा? राइट ग्लोब होगा। ये चीज क्या बताता है? इंटेंगलमेंट बताता है। क्वांटम प्रिंसिपल का बेनिफिट क्या है? क्योंकि अगर ये सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट भी यूज कर पा रहा है तो इसका स्पीड जो है, परफॉर्मेंस जो है, वो काफी ज्यादा होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या प्रोग्रेस हुआ? शोर एल्गोरिदम आया 1994 में, पीटर शोर ने इसको यूज किया। अभी रिसेंट वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। गूगल विलो 2024 में, अ क्वांटम चिप विथ एरर करेक्टेड क्यूबिट्स दैट इंप्रूव विथ स्केल। तो एक गूगल विलो आया है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट क्लेम्स टू कंप्लीट अ टेस्ट इन 5 मिनट। 5 मिनट में टेस्ट कंप्लीट कर सकता है, कंपेयर टू 10 ट्रिलियन ईयर फॉर करंट सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है करंट, जो कि एक टेस्ट के लिए 10 ट्रिलियंस ईयर लेंगे, ट्रिलियंस, उसको सिर्फ गूगल विलो 5 मिनट्स में कंप्लीट कर सकता है। मतलब कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर, बहुत बड़ा गैप है क्वांटम कंप्यूटर अगर यूज होना है। चैलेंजेस क्या है? टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी है, एरर आने के चांसेस, अगर इन्वायरमेंटल नॉइज वगैरह आता है तो एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्केल करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत ही प्रॉमिसिंग डोमेन है, मेडिसिन, क्रिप्टोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, हर जगह काफी यूज किया जा सकता है। 2023 में हमने 6000 करोड़ क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन के लिए दिया। इसके पहले भी 2020 में हमने 8000 करोड़
क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन के लिए दिया हुआ था। तो ये सब हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन पे खर्चा करते जा रहे हैं और हमें क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन को भी इवॉल्व करते रहना है। थर्ड टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, ऑब्वियसली ये अभी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेंस बहुत दूर है। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देखते हैं। मेंस के लिए भी ऑब्वियसली आप अवेयर हो रहे हो, है ना। जैसे कि मान लो इलेक्शंस जब होता है तो इलेक्शंस हुआ, आपने वोट किया, सीसीटीवी कैमरेज की फुटिंग है ना, और भी रिकॉर्ड्स हैं। तो पहले क्या था, रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारा चीज पब्लिक डोमेन के लिए एक्सेसिबल था, पब्लिक इसको यूज कर सकती है। बट रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया था ये जनरल पब्लिक के लिए ये जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह, खासकर इलेक्शन टाइम के और इलेक्शन के ड्यूरेशन के, ये सब अवेलेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर उसका मिसयूज हो सकता है। फिर उसको पॉलिटिकल पार्टीज देख सकती हैं कि किस लोग, कौन से लोग किसको वोट दे रहे हैं, कहाँ कैसे वोट दे रहे हैं, मिसयूज हो सकता है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन के थोड़ा सजेशन पे इसको अमेंड किया गया है, इलेक्शन रूल को अमेंड किया गया है, जिसको अपोज किया जा रहा है। अपोज करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और या फिर एक्टिविस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं, इससे इलेक्शन का ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्या है, कम होता है। तो दोनों अपने अपने जगह पे एक डिबेट का पॉइंट यहाँ पे बनता है। बैकग्राउंड, ऑन December 20 यूनियन लॉ मिनिस्ट्री अमेंडेड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल। इलेक्शन रूल है, लॉ नहीं है। लॉ होता तो कौन अमेंड करता, पार्लियामेंट। ये रूल है ना। रूल 1961 टू लिमिट पब्लिक एक्सेस टू सर्टेन इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट। सर्टेन इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पब्लिक एक्सेस को क्या किया गया है, लिमिट किया गया है। और ये रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ने खुद दिया था। इलेक्शन कमीशन स्टेट्स द मूव इज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा। कैसा डेटा, इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें while critics including the opposition and transparency activists view it as a threat to right to information and electoral freedom। अब ये रूल 1961 में आया और ये रूल 1951 आरपीए जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अब दो पढ़ते हो ना, 1950 या 1951, जो कि इलेक्शंस के लिए बनाया गया है, उसी लॉ पे ये रूल जो है वो बेस्ड है। दे गवर्न वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस इंक्लूडिंग पब्लिक एक्सेस टू इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट। क्या क्या चेंज हुआ, ओरिजिनल रूल 93 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए अलाउड ऑल पेपर्स, आई रिपीट, ऑल पेपर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन टू बी ओपन फॉर पब्लिक। अभी जो अमेंड हुआ, अमेंड में क्या किया गया है, नाउ लिमिट्स इंस्पेक्शन टू ऑल अदर पेपर एज स्पेसिफाइड इन दिस रूल एक्सक्लूडिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है कि अमेंडमेंट क्यों किया गया। हाई कोर्ट का डायरेक्शन था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया इलेक्शन कमीशन को कि अभी जो हरियाणा वगैरह में इलेक्शंस हुए हैं, ऑल इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग सीसीबी फुटेज फॉर द हरियाणा असेंबली इलेक्शन को रिलीज किया जाए। पिटिशनर ने आर्ग्यू किया सच एक्सेस वाज परमिसिबल अंडर एग्जिस्टिंग रूल 1993 क्लॉज 2, बट इलेक्शन कमीशन ने कंसर्न जताया। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, वे आर नॉट एक्सप्लिसिटली कवर अंडर द टर्म इलेक्शन पेपर। जब रूल बना होगा तो सीसीटीवी तो होगा नहीं, तो सीसीटीवी नहीं होगा तो जो उस समय पे रूल्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्शन पेपर था उसमें सीसीटीवी फुटेज नहीं आना चाहिए, ऐसा इलेक्शन कमीशन बोलती है ना। उससे वोट का सीक्रेसी जो है खराब होता है, खासकर सेंसिटिव एरियाज में। तो इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया रूल्स को अमेंड करने के लिए और रूल अमेंड कर दिया गया। रूल अमेंड करने के बाद जो एक्टिविस्ट हैं अंजलि भारद्वाज या वेंकटेश नायक, वो लोग बोलते हैं कि अमेंड करने से लोगों का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है, हैम्पर होता है। ठीक है, सच डॉक्यूमेंट डिटेल्ड वोटर टर्नआउट एंड अदर क्रिटिकल इलेक्शन डेटा, कि ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए कि वोटर टर्नआउट कितना हुआ, कैसे क्या हुआ। अपोजिशन पार्टीज ने भी इसको क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। क्लेम्स इट विंडिकेट्स देयर कंसर्न अबाउट इरोजन ऑफ इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है ना, उसको खतरे में पा रहे हैं अगर हम अपोजिशन पार्टीज की बात करें। इलेक्शन में इलेक्शन का जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब डिबेट क्या है, डिबेट ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्राइवेसी को लेकर, सिक्रेसी ऑफ इलेक्शंस या सिक्रेसी ऑफ वोट खासकर, और ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा को लेकर है। तो ये फ्यूचर चैलेंज है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और ये फ्यूचर चैलेंज आगे और ज़्यादा देखने के लिए इसमें मिल सकता है। खासकर अब आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिबेट ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्राइवेसी, ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है।
दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, ऑब्वियसली सीसीटीवी फुटेज, और ये रूल जो है 1961 और आरपीए 1951, ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।